नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ियों की लगातार एक के बाद एक खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर आ रही है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर निकल कर आ रही है। पहले आपको बता देते हैं हम आंगनबाड़ियों से कहां से खबरें बताएंगे। आपको बता दें बहुत सारे राज्यों से खबरें निकल कर आ रही हैं, बड़ी और लेटेस्ट खबरें हैं, उनको हम बताएंगे। आपको बता दें बहुत ही अहम जानकारियां होती है। जो थंबनेल आप देखते हैं फ्रंट पर, इसमें जो जानकारी लिखी होती है कहीं ना कहीं खबर में वह जानकारी होती ही है, लेकिन बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में 1-2 मिनट खबर देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि ऐसी जानकारी न्यूज़ में है नहीं। तो आपको बता दें न्यूज़ में जानकारी होती है, आप लोग को खबर देखा करें पूरी, तब आपको जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें डीपीओ प्रयागराज पर भी एक बड़े आरोप लगे हैं। अगर आपने वह खबर नहीं देखी है तो देख लीजिए, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। दरअसल इनके ऊपर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लगातार जिला कार्यक्रम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से वह खबर हमने डाली है और उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की मिल जाएगी। दरअसल इनके ऊपर कुंभ मेले में भ्रष्टाचार, साथ ही आंगनबाड़ियों को बैग और रजिस्टर वितरण करने में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इनके ऊपर जांच बैठ गई है और भी क्या क्या जानकारी है आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां पर आप इस वीडियो के बाद, इस खबर के बाद देख सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलसिलेवार खबरें रुद्रप्रयाग से जो निकल कर आ रही है। पहली खबर आपको बता दें, आने वाले 6 महीनों के भीतर ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव होना है उनकी 100 दिनों तक की स्वास्थ्य जांच की जाएगी और इसके लिए आशा एएनएम व संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनकी जांच करेंगे। साथ ही 60 साल से ऊपर के पेंशनधारी बुजुर्गों की भी देखभाल होगी। कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा है कि जिन गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है उनमें सुधार के प्रयास हो रहे हैं और इसका अनुसरण स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन किया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे सभी पेंशनधारी भी संवेदनशील आयु वर्ग में आते हैं, इसलिए इनकी भी प्रतिदिन स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बुजुर्ग की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी सभी गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव अगले 6 माह में होना है उनकी 100 दिनों तक नियमित जांच की जाएगी। तो उत्तराखंड की आंगनबाड़ियां ध्यान दें, रुद्रप्रयाग से खबर बता रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग की आंगनबाड़ियों के लिए निश्चित तौर पर बड़ी खबर। इसी के साथ ही 100 दिनों तक नियमित जांच होगी। संबंधित क्षेत्रों की आशा, एएनएम और आशा कार्यकर्ता को इसके आदेश दे दिए गए हैं। जिन गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी होगी और हीमोग्लोबिन का स्तर न्यूनतम होगा उनके स्वास्थ्य के सुधारों के प्रयास भी किए जाएंगे। बाकी में ये चित्र आप देखते हैं जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये कोरोना का चित्र है। बाकी में ये चित्र इतना भयानक है और असल में जब बीमारी हो जाती है तो और आदमी परेशान हो जाता है। ताजा खबर निकल कर आ रही, 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कोरोना पॉजिटिव हैं और जिसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है और इसके बाद कार्यकर्तियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें आंगनबाड़ियों को पानी न मिल पाने की समस्या को लेकर भी ग्रेटर नोएडा चर्चे में आया था, जिसके बाद विधायक ने पानी की व्यवस्था की थी, खाने पीने की व्यवस्था की थी। अब आपको हम जो बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा एक बार फिर चर्चे में आ गया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी पॉजिटिव निकली है, कोरोना से ग्रसित निकली है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संघ का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब तक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। ये देखिए कैसे मामले निकल कर आ रहे हैं और इससे साथी कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में। अस्पताल प्रशासन के इस रवैये को लेकर क्या कार्रवाई होना चाहिए अस्पताल प्रशासन के ऊपर? ऐसे गंभीर मामलों में भी प्रशासन कितना लापरवाह है, इसको लेकर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। वहीं आपको बता दें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के बाद सभी कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि साथी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सर्वे को जारी रखने से इनकार कर दिया। निश्चित तौर पर कोविड-19 एक छुआछूत महामारी है और निश्चित तौर पर सभी लोगों को डर लगता है कहीं ये बीमारी उनके घर वालों में या फिर उनके अंदर ना प्रवेश कर जाए, क्योंकि महामारी और छुआछूत से फैलती है। निश्चित तौर पर अगर एक घर में सदस्य के पास अगर बीमारी पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पर उसको पता नहीं चलता है। उसके सहारे से जिन सदस्य जो भी लोग होते हैं घर में, परिवार में, बच्चे, पति या फिर अन्य जो लोग होते हैं सदस्यों, उनमें ही फैल जाती है। निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसको लेकर शासन, प्रशासन और देश और दुनिया लगातार लगा हुआ बचाव को लेकर, और इसी डर की वजह से आंगनबाड़ियों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वे सर्वे का काम नहीं करेंगी। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंगनबाड़ियों के पॉजिटिव मामले निकल कर आए हैं, जिसके बाद आंगनबाड़ी संघ में नाराजगी देखने को मिली है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं में भी नाराजगी देखने को मिली है। क्या कहते हैं कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिए। इस खबर को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आंगनबाड़ियों को उपचार मिलना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे मौके पर जिला प्रशासन और डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं तो अन्य दिनों में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है इन लोगों से? निश्चित तौर पर यह मामले बहुत ही गंभीर है और प्रशासन को भी यह गंभीर मामले को समझना चाहिए। और देखिए आगे आपको बता रहे हैं और भी आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कोरोना वायरस की चपेट में आने की पुष्टि काफी पहले ही हो गई थी, लेकिन प्रशासन पिछले कई दिनों से मामले को दबाने में जुटा हुआ था। अब ये आरोप लग रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आरोप बड़े हैं और प्रशासन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन प्रशासन मामले को दबाने में जुटा रहा। महिला कार्यकर्तियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए उनसे सर्वे कराया जा रहा है। इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये देखिए लापरवाही की हद पार हो गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जब ऐसे लापरवाही हो जाए, निश्चित तौर पर यह विभाग उनके अंडर में आता है। जिला में आंगनबाड़ी विभाग यानी आईसीडीएस विभाग के मालिक होते हैं। एक तरफ से जिलाधिकारी तो सभी विभागों के मालिक होते हैं जिले में, लेकिन आईसीडीएस विभाग के मालिक जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं। निश्चित तौर पर उनका दायित्व बनता था कि भाई आंगनबाड़ियों के लिए ऐसा व्यवस्थाएं करें। आखिरकार इसका पैसा तो निश्चित तौर पर आया होगा। आखिरकार जब इन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, पीपीई किट अवेलेबल नहीं कराई गई, जैसा कि आंगनबाड़ी स्वयं आरोप लगा रही है, आखिरकार उसका पैसा कहां गया? यह बड़े आरोप है जो आंगनबाड़ियों द्वारा लगाए गए, उनके संघ द्वारा लगाए गए हैं। और अब ऐसे में जब उनके अंदर कोरोना की पुष्टि हो गई, उसके बाद डॉक्टर प्रशासन कितना लापरवाही देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे डॉक्टरों पर, ऐसे प्रशासन पर भी एक गंभीर रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आंगनबाड़ियों का यह भी आरोप है कि बिना सुरक्षा उपकरण कराए उनसे सर्वे काम कराया जा रहा है। इसकी शिकायत भी उन्होंने की है, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा है। देखिए कितने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। शिकायत करने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता है। लापरवाही की हद पार हो गई है। अब ऐसे में पॉजिटिव महिलाएं निकल गई, उसके बाद भी लगातार लापरवाही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। ग्रेटर नोएडा से यह खबर आपको बता रहे हैं। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें यह भी बताया जा रहा है कि पहले ही पुष्टि हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को दबाया।
कोरोना वायरस की चपेट में आई दोनों पीड़ित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 2 महीने से घर घर जाकर कोविड-19 का सर्वे काम कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशासन पर पहले भी अनियमितता के आरोप लगा चुकी हैं, लेकिन इनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे में जिन जिन घरों में इन्होंने सर्वे काम किया होगा, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि उन घरों के लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा क्या? बड़ा गंभीर आरोप है। इसी के साथ ही जहाँ जहाँ आंगनबाड़ियां गई होंगी, सीएमओ ऑफिस में भी जाती है, इसी के साथ ही विभाग में भी जाती हैं, क्या वे सभी लोग क्वारंटीन होंगे? शायद इसीलिए प्रशासन लगातार दबा रहा था इस मामले को। ऐसा हम संभावित बता रहे हैं आपको, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता था निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ आंगनबाड़ियां गई होंगी उन लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। तो इसी कारण से शायद मामले को दबाया जा रहा हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के कुल 38 नए मामले आए थे। मंगलवार को कोरोना से एक 40 वर्षीय बैंक मैनेजर की मौत भी हुई है और 38 नए संक्रमित मामले मिले हैं। अब जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 691 पहुंच गया है। जिले में डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 433 है। आइसोलेशन वार्ड में अब 258 मरीजों का उपचार जारी है। तो निश्चित तौर पर व्यापक पैमाने पर जो प्रशासन द्वारा लापरवाही देखी जा रही है, निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियों की इतनी गंभीर हालत होने के बाद भी नहीं चेत रहा है प्रशासन। निश्चित तौर पर इस खबर को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक शेयर करिए। आंगनबाड़ियों के हितार्थ खबर हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन की लापरवाही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस खबर को लाइक करिएगा और अपनी आंगनबाड़ी बहन का सहयोग करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के साथ दबाना मत भूलिएगा। आपको अगली खबर बताते हैं। हम ऐसी जो मुद्दे हैं आंगनबाड़ियों से जुड़े उठाते रहते हैं लगातार और प्रशासन की पोल भी खोलते रहते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से है। नगर निगम ने कुछ माह पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी और इस आहार से बच्चों को भरपूर मात्रा में जरूरी पौष्टिक के साथ ही कई महिलाओं को रोजगार भी मिलता। केरल की तर्ज पर नगर निगम में पौष्टिक आहार तैयार किया जाना था। 10-10 महिला समूह की लगाई 5 यूनिटें लगती थी। प्रत्येक यूनिट से 110 आंगनबाड़ी केंद्रों में आहार की आपूर्ति की जानी थी। इससे प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन 135 ग्राम आहार मिलता। मकसद था कि महिला स्वयं सहायता समूह को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। निगम क्षेत्र के 557 आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई। लॉकडाउन हो गया, नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट चल पड़ी और बस इसी के चलते योजना बीच में अटक गई। अब इस मामले में निगम के अधिकारी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अपन नगर आयुक्त तिरुवनंतपुरम से लाए थे प्लान। जी हाँ, ये प्लान क्या है आपको हम पूरे बताते हैं। पहले आप लोग जान लीजिए। दरअसल पूर्व अपन निगम आयुक्त संदीप कुमार केरल के तिरुवनंतपुरम गए हुए थे। उन्होंने अध्ययन किया कि केरल में कुटुंबश्री संस्था टेक होम राशन के नाम से रेडी टू ईट पौष्टिक आहार आंगनबाड़ी केंद्रों में आपूर्ति कर रही है। 6 माह से 3 वर्ष के कुपोषित बच्चों के लिए आहार यहाँ की महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप की ओर से तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 135 ग्राम आहार मिलेगा। इससे इन्हें 12 से 15 हज़ार रुपये प्रतिमाह की आमदनी हो रही है। आहार की गुणवत्ता भी उच्च श्रेणी की है। केरल में 238 यूनिटें हैं जहाँ से टेक होम राशन तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों में आपूर्ति किया जा रहा है। एक यूनिट में 6 महिलाएं सम्मिलित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए धनबाद नगर निगम में भी योजना बनाई गई थी। आपको बता दें क्षेत्र में 557 आंगनबाड़ी केंद्र, इनमें यह पौष्टिक आहार पहुंचाने की योजना थी और इसके लिए 5 यूनिटें लगाई जाती हैं। एक यूनिट में 10 महिलाओं का समूह काम करेगा। एक यूनिट से 110 आंगनबाड़ी केंद्रों में आहार की सप्लाई होगी। एक यूनिट लगाने पर कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आने की संभावनाएं थी और इसमें मिक्सर ग्राइंडर, रोस्टर चलाने, बाद सुखाने की मशीन, पैकेजिंग मशीन और रॉ मटेरियल की खरीदारी सम्मिलित है। 15 दिन में अगले 25 दिनों का आहार तैयार होता। लेकिन अब यह योजना बीच में अटक गई है कोरोना की वजह से और अन्य कारणों की वजह से भी यह योजना बीच में अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अगली खबर और अंतिम खबर आपको बता रहे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 11 और 12 जून को जनपद के शहर मुरादनगर, भोजपुर और लोनी बाल विकास परियोजना के 1144 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ शशि ने बताया कि पोषाहार वितरण का रोस्टर जारी कर दिया गया है। रजापुर ब्लॉक बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले 229 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण 15 और 16 जून को किया जाएगा। पोषाहार वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए रोस्टर की प्रति सांसद, विधायकों और सभासदों को भी भेजी गई है ताकि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मिले शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और सभी आंगनबाड़ियों को भी निर्देशित किया है कि वह जो शासनादेश है उसका पालन करें। पोषाहार वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही सभी मास्क पहनकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेवकाओं को मास्क के साथ ही हाथों में दस्ताने पहनने के भी निर्देश दिए गए। निश्चित तौर पर दस्ताने प्रोवाइड कराए गए होंगे। इसके बाद डीपीओ ने निर्देशित किया है कि दस्ताने पहने। डीपीओ ने भी बताया कि बाल विकास परियोजना शहर में कुल 639 आंगनबाड़ी केंद्रों पर, भोजपुर बाल विकास परियोजना के 201, मुरादनगर बाल विकास परियोजना के 149 और लोनी बाल विकास परियोजना के 155 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 11 और 12 जून को पोषाहार वितरित किया जाएगा। इसके अलावा रजापुर बाल विकास परियोजना के 229 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 और 16 जून को पोषाहार वितरित होगा। डीपीओ ने आगे बताया कि संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराते हुए पोषाहार वितरण प्रपत्र पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। आपने जिस व्यक्ति को, जिस भी लाभार्थी को पोषाहार दिया है उसके हस्ताक्षर भी आपको कराने होगी। इसके साथ ही पोषाहार वितरण में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। रोस्टर की प्रति अन्य अधिकारियों के अलावा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी भेजी गई ताकि ग्राम प्रधानों को भी पोषाहार वितरण की जानकारी हो सके और इसके अलावा खंड विकास अधिकारियों को भी रोस्टर भेजकर पोषाहार वितरण के दौरान ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिवों को उपस्थित रहने के लिए भी निर्देशित करने को कहा गया है। तो ये जानकारी बड़ी निकल कर आ रही थी। हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से जानकारी निकल कर आ रही थी। डीपीओ द्वारा ये जानकारी दी गई थी और ज़्यादा खबरें आपको हम बताएंगे। अगली न्यूज में जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लाइक से सब्सक्राइब करिए। पहली बार चैनल पर आए तो इसी के साथ ही शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।